10 लोगों से बात हुई, 2 लोग क्लोज हुए, 8 लोगों को जयराम जी की, आगे बढ़ा। फिर 8 लोग जो है उनको फॉलोअप में जो सिस्टम है उस सिस्टम में डाल दिया। वो सिस्टम भी आप लोगों को सिखाऊंगा, अभी बने रहो बस, ठीक है। फिर उसे ऑटोमेटिक सिस्टम में, फॉलोअप सिस्टम में डाल दिया और फिर नई प्रोस्पेक्टिंग की तरफ चला। जबकि ये क्या करेगा, ये उन्हीं लोगों में घूमता रहेगा। ये जो इसको लगेगा कि हाँ यार ये जो 5 7 10 15 सर इसका ये नहीं आ रहा, सर उसका ये नहीं आ रहा, उसमें वो ये बंदा ये बात बोल रहा है, उसमें वो ये बात बोल रहा है, ये उलझा रहेगा। और ये क्या करेगा, इमीडिएट बेसिस पे क्लोज मारेगा, आगे बढ़ेगा, क्लोज मारेगा, आगे बढ़ेगा। ही इज वेरी क्लियर अबाउट इट के मुझे एट वन पॉइंट ऑफ टाइम मुझे कोई 100 प्रोस्पेक्ट नहीं चाहिए। मेरे जो प्रोस्पेक्ट हैं इमीडिएट बेसिस पे मैं हॉट 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 में क्रिएट करता जाऊंगा, लोहे को गर्म करूंगा, उस पे हथौड़ी मारूंगा, अपना माल बेच के आगे बढ़ूंगा, तो आगे नेक्स्ट की तरफ बढ़ूंगा। इसी तरीके से हैज लॉन्ग पीरियड ऑफ कोल्ड कन्वासिंग। ये बात मैं आप लोगों को थोड़ा सा वजन देके बताना चाहता हूं। लोगों को क्या लगता है कि सर हम, कई लोग आते हैं हमारे पास कि सर मैं ना 5 घंटे तक कोल्ड कन्वासिंग करता हूं। ये सर मैं सुबह तो शॉप्स पे जाता हूं, शाम को फिर मैं मतलब डोर टू डोर घरों पे जाता हूं, बट मैं तो बहुत बहुत कोल्ड कन्वासिंग करता हूं बट रिजल्ट नहीं आता। समझ जाओ, अगर बहुत टाइम तक कोल्ड कन्वासिंग कर रहा हूं, यानी कि देखो हैज लॉन्ग पीरियड्स ऑफ कोल्ड कन्वासिंग, तो समझ जाओ कहीं ना कहीं पुअर ऑर्गेनाइजेशन है। गुड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, हैज लिटिल और नो पीरियड ऑफ कोल्ड प्रोस्पेक्टिंग। या तो इसके पास टाइम ही नहीं है कोल्ड प्रोस्पेक्टिंग करने का, क्योंकि इसने जो लोगों से डील किया, उन्हीं लोगों से रिलेशनशिप बनाए, उन्हीं से रेफरल उठाए, उन्हीं के अंदर बिजनेस, उन्हीं को रिपीट बिजनेस सेल किया और रिपीट बिजनेस या फिर रेफरल लेते हुए ये उसी से आगे बढ़ता चला गया। तो या तो टाइम ही नहीं है, या टाइम है तो बहुत लिमिटेड टाइम है। फिर ये क्या करता है, 10 लोगों से 10 घरों में मिलेगा, 10 लोगों से बात करेगा, उसमें ही जुबान से कुछ ऐसी बातें निकालेगा, क्लोजिंग हो जाएगी। उसी में जुबान से कुछ बातें निकालेगा, प्रोस्पेक्ट बन जाएंगे, लीड्स बन जाएंगी, हॉट प्रोस्पेक्ट बन जाएंगे। तो फर्क है, समझ रहे हैं। पुअर मैनेजमेंट, गुड मैनेजमेंट, पुअर ऑर्गेनाइजेशन, गुड ऑर्गेनाइजेशन। और क्या है, have issues to go into field, always has cases that need attention। देखो पता है क्या होता है, ये बहुत बहुत पुरानी प्रथा चली आ रही है कि जिंदगी में जब फील्ड आपको बिजनेस देती है तो आपका फील्ड में जाने का मन करेगा, और अगर आपको फील्ड बिजनेस नहीं देगी तो आपका फील्ड में जाने का मन नहीं करेगा। ये दुनिया का कोई बड़े से बड़ा जो सेल्स ट्रेनर, सेल्स जिन्होंने जिक्के सेल्स किए हो, किसी को भी आप सुनोगे तो सेम चीज निकल के आती है। मेरी पूरी जिंदगी का एक्सपीरियंस ये रहा है। तो फील्ड ही हमारे को मोटिवेट करती है, फील्ड ही हमारे को डिमोटिवेट करती है। अब जो पुअर ऑर्गेनाइजेशन वाला बंदा है वो कहीं ना कहीं फील्ड में जाएगा, नाकामयाब होगा, और कहीं ना कहीं उसके, अभी हम इसमें आगे रीजंस पे भी आएंगे, हम इसकी डिटेल्स में भी जाएंगे, समझेंगे भी कि कैसे किया जाता है, सब सिखाऊंगा, डोंट वरी। अपन तो टाइम को देखते नहीं है, अपन देने में बिलीव करते हैं, आपको सब लोगों को पता है, तो निश्चिंत हो जाओ। हो सकता है 5-10 मिनट नहीं, 20 मिनट 25 मिनट एक्स्ट्रा जाए, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा आपको आज ना क्लियर करके जाऊंगा, पूरा डिटेल में क्लियर करके जाऊंगा, समझो। ये आदमी क्या करता है, ये लगा रहता है, ज्यादा से ज्यादा घरों में जाता है। मेरे को अपना वक्त याद आता है, मेरे साथ एक पर्सन हुआ करता था जिसका नाम था अनिल मनुचा। अब ये जो अनिल मनुचा था, ये मैं मतलब जब मैं यूरेका फॉर्स में काम करता था तो मेरे जो बॉस थे, ग्रुप लीडर जो थे, बहुगुणा जी थे, और उनके नीचे ये काम करता था, मैं भी नीचे ही था, बट ही वॉज माई सीनियर। और क्या गदर आदमी, और भी लोग थे, बट उनमें मैं मतलब मनुचा को मानता हूं, आज तक मानता हूं। देखो कितने साल बाद मैं नाम ले रहा हूं। ओ ही वॉज अ मास्टर सेल्समैन। वो ज्यादा कुंडे नहीं खटकाता था, और ज्यादा कुंडे नहीं, मतलब सारे के सारे लोगों से सुना, मतलब उल्टा बोलते थे। कई सारे चापलूस जो बॉस के होते थे, वो बॉस के साथ साथ इतने इतने घंटे लगे रहते थे, वो घर चला जाता था। क्यों? परफॉर्मेंस निकल के आती थी। क्यों चला जाता था घर? क्यों? पता है कि भाई एट द एंड ऑफ द डे बॉस बिजनेस मांगेगा, और बिजनेस उसने कर दिया। तो जहां पे लोग 200-200 कुंडे खटकाते थे और अपनी एक मशीन नहीं बेच पाते थे, वो 40 घरों में जाता था और अपनी मशीन बेच के अपने घर निकल जाता था। स्कूटर थी उसके पास, स्कूटर उठा के अपने घर पहुंच जाता था। सोचो क्यों था? क्योंकि उसने उसी फील्ड में महारत हासिल कर ली कि जब हम फील्ड में जा रहे हैं तो उसने अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपने आप को ऑर्गेनाइज किया, तरीके मैं बताऊंगा, ऑर्गेनाइज किया, और ऑर्गेनाइज करके वो चीज सीखी कि कैसे लिमिटेड
लोगों से बात करके भी हम वहां से बेटर रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो अगर आपको ज्यादा कोल्ड कन्वर्सिंग की जरूरत पड़ जाती है तो समझ लो पुअर ऑर्गेनाइजेशन है, और गुड ऑर्गेनाइजेशन है अगर आपको बहुत कम जरूरत पड़ती है और हमेशा आपके पास न्यू प्रोस्पेक्ट होते हैं। तो साथ ही साथ क्या है, प्रॉफिटेबल क्लोजिंग। अब ये लास्ट पॉइंट है, मैं आपको समझाता हूं ये क्या है। लोगों को लगता है कि जितना ज्यादा हम बिजनेस करेंगे उतना ज्यादा हमारी प्रॉफिटेबिलिटी निकल के आएगी, विच इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। समझने की बात है आज के टाइम में ज्यादा आप खड़े करते रहो। जैसे कि मैं कुछ लोगों को जानता हूं, आई वॉन्ट टेक द नेम, नहीं लूंगा मैं, बट मैं मुंबई में कुछ ऐसे एजेंट्स को जानता हूं जो जिन्होंने मतलब कई बार जब इनिशियल लेवल पे बहुत तेजी से मैं ग्रो कर रहा था तो उन्होंने कई चीजें समझी हमसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, और मेरे टेलीकॉलिंग सेटअप को समझा, मेरे टेलीकॉलर कॉलिंग सेटअप को देखा, चीजें सीखी, और उसके बाद उन्होंने अप्लाई की चीजें। अब उन्होंने क्या किया, सबब्स में काम किया। सबब्स मतलब जो स्लम्स रहते हैं उनमें काम किया, और हजार रुपए महीने की पॉलिसी बेची मंथली मोड पे। अब ये जो 1000 वाली पॉलिसी, ये आदमी बहुत सारी बेच रहा था। इसने अपने एफर्ट, पैसा, सारी चीजें लगाई, और इसको एट द एंड ऑफ द डे जब 3-4 साल बीत गए तो ही वाज इन अ काइंड ऑफ पोजीशन जिसमें इसने खुद माना कि उसने एक लॉस मेकिंग ट्रांजैक्शन कर ली, कि इसको लगता था कि नंबर ऑफ केसेस में बढ़ा दूंगा तो, पर जब इसको इसकी कॉस्ट देनी पड़ी, इसको सर्विसेज देनी पड़ी, इनकी कलेक्शंस करानी पड़ी, इनके साथ लगना पड़ा, तो उसे पता चला कि उसकी जगह पे अगर वो थोड़ा सा क्वालिटी बिजनेस करता या उसके ऊपर फोकस करता तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होती। बिजनेस ज्यादा था बाकी आदमी से, दूसरे आदमी ने कम बिजनेस करके भी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा निकाल ली, इस आदमी ने ज्यादा काम करके भी प्रॉफिटेबिलिटी कम निकाली। तो प्रॉफिटेबिलिटी भी देखने की जरूरत है। तो जिस आदमी की प्रॉफिटेबिलिटी गई वो तो है पुअर ऑर्गेनाइजेशन, और जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी वो है गुड ऑर्गेनाइजेशन। अब आपको अपने आप को सेग्रीगेट करना है कि आप किस सेक्शन में एंटर करते हैं, किस सेक्शन में फॉल करते हैं, और उस हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि आप पुअर में हो या गुड में हो। अगर गुड में हो तो गुड से भी बेस्ट की तरफ आप जा सकते हो, और अगर आप पुअर में हो तो डेफिनेटली आपको, अच्छा इसमें डेफिनेटली मैं नहीं बोल सकता क्योंकि आपको डिसाइड करना है कि आप पुअर में ही रहना चाहते हो। भाई कोई कहेगा सर मैं रहना चाहता हूं, आई एम वेरी मच ओके विद इट, व्हाट्स द प्रॉब्लम मैन। मैं कहूंगा बॉस कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप उसी में रहना चाहते हो तो रहो, जैसे काम कर रहे हो वैसे ही करते रहो। बट अगर आप गुड में आना चाहते हो देन आपको लेके चलता हूं मैं कि किस तरीके से आप गुड में आ सकते हो। अब गुड में, इस पुअर से गुड में आने के लिए या गुड से बेस्ट में जाने के लिए मैं आपको उस दुनिया में लेके चलता हूं। अब हमारा जो अगला 1 घंटा है वो उस दुनिया की तरफ होगा। उस दुनिया में चलते हुए कुछ सवाल हमारे सामने आते हैं दोस्तों, जो सवाल आपको अपने आप से पूछने हैं, किसी और से नहीं, अपने आप से। वाई डू आई रियली वॉन्ट फ्रॉम द इंश्योरेंस बिजनेस, व्हाट डू आई, कि एग्जैक्टली मैं मेरे इंश्योरेंस के बिजनेस से चाहता क्या हूं। एंड दिस इज अ वेरी बिग स्टेटमेंट माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान से सुनना, क्योंकि लोगों का जो जवाब है ना उसमें सिर्फ एमडीआरटी शब्द आता है कि सर एमडीआरटी। क्या मैं अपने इंश्योरेंस के बिजनेस से एमडीआरटी चाहता हूं? क्या मैं अपने इंश्योरेंस के बिजनेस से लाख रुपए महीना कमाना चाहता हूं? क्या मैं अपने इंश्योरेंस के बिजनेस से 50,000 रुपए महीना कमाना चाहता हूं? क्या मैं अपने इंश्योरेंस के बिजनेस से एक बिजनेस, जिसे मैं इंश्योरेंस बिजनेस कहता हूं, रियल में बिजनेस खड़ा करना चाहता हूं? अगर आप एक पर्टिकुलर पर्सन हैं और आप खुद काम कर रहे हैं तो आप बिजनेसमैन नहीं है, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। रॉबर्ट कियोसाकी की किताब है रिच डैड पुअर डैड, पढ़ लेना, बहुत काम की किताब है, आपकी पूरी जिंदगी बनेगी उससे, ठीक है। रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी। तो उसमें क्वाड्रेंट बताए हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है। उसमें और ई भी रहता है, बी भी रहता है, क्या कहते हैं, एस भी रहता है, और आई भी रहता है, विच इज इन्वेस्टर, ठीक है। तो हम अभी सारे में एम्प्लॉय और इन्वेस्टर को नहीं डिस्कस करते, बट एस और इसको मैं डिस्कस कर लेता हूं, एस और बी को। एस इज सेल्फ एम्प्लॉयड एंड बी इज बिजनेसमैन। तो सेल्फ एम्प्लॉयड क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयड है कि जो एक आदमी काम कर रहा है और उसकी वजह से बिजनेस चल रहा है, वो काम करता है तो पैसा आता है, काम करता है तो पैसा आता है। इसने 2 लोगों को भी काम पे रख लिया, 3 लोगों को भी काम कर लिया, बट तीनों लोग क्या करते हैं, उन तीनों को कोई मतलब नहीं, लकीर के फकीर हैं, सुबह काम दिया, शाम को काम लिया, यहां चला जा, वहां चला जा, इससे कलेक्शन कर ले, और पूरा दिन ये सर खपाए रखता है। तो यानी कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। कहता क्या है? आई एम इन इंश्योरेंस बिजनेस, आई एम अ बिजनेसमैन, आई डू हैव माई ओन कंपनी, लोग कहते हैं, बट एक्चुअल में क्या हम बिजनेस रन कर रहे हैं? सॉरी, बिजनेस का मतलब यह है कि
आप दूसरों से काम करवाना जानो। आप बैठो, आपको बिजनेस कमा के दे। आप अगर 1 महीने की छुट्टी पे भी चले जाओ तो आपका बिजनेस आपको पे कर रहा हो। आप ट्रैवल कर रहे हो, आप इंजॉय कर रहे हो, आपके पास टाइम है, आपके जिंदगी में आपको चीजें करने के लिए। लोग मेरे से पूछते हैं कैसे मैनेज कर रहे हो भाई, आपका बिजनेस है, कंसल्टेंसी का बिजनेस तो है ही है, आप सब लोगों को पता है। ट्रेनिंग का इतना बड़ा एम्पायर खड़ा, बिल्कुल बीमा गुरुकुल इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी हो गई, आज इंडिया की लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन में हम आ गए कैसे, और साथ ही साथ क्यारी फाउंडेशन के लिए जिंदगी दे दी। आई एम अ पार्ट ऑफ BNI एज वेल, आई एम अ पार्ट ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स एज वेल, आई एम अ पार्ट ऑफ सम क्लब्स एज वेल। हाउ एम आई मैनेजिंग ऑल दीज थिंग्स, कैसे मैनेज कर रहा हूं, कैसे? आई एम अ बिजनेसमैन, आई एम नॉट अ सेल्फ एम्प्लॉयड, देयर इज अ डिफरेंस। तो मुझे अपने इंश्योरेंस के बिजनेस से क्या, इंश्योरेंस का रियल बिजनेस है, बिलीव मी, आज के टाइम में मुझे अपने इंश्योरेंस के बिजनेस के लिए एफर्ट नहीं डालने पड़ते। रेफरल आते हैं, रेफरल से बिजनेस होता है, और फोन पे बात होके भी अपने आप, कई बार तो फोन पे भी बात नहीं होती, चेक आ जाते हैं, जमा हो जाते हैं, नंबर लग जाते हैं, पता चलता है। हमने वो सिस्टम जनरेट किया, टाइम लगा, आपका भी दिन आएगा, गारंटी देता हूं आएगा, अगर आपने ईमानदारी से वो काम किया जो मैंने आपको शुरू के 1 घंटे में सिखाया और जो आप बाद के 1 घंटे में सिखाऊंगा। इसीलिए वाई ऑर्गेनाइज, समझ में आ रहा है क्यों जरूरी था? इसलिए जरूरी था इस मौके पे, परफेक्ट मौका था ये वाई ऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज, बीइंग ऑर्गेनाइज को समझने का। बताता हूं अभी आगे और डिटेल में चलते हैं। तो क्या मैं रियल में चाहता हूं मेरे इंश्योरेंस के बिजनेस से, क्या मैं रियल बिजनेसमैन बनना चाहता हूं? क्या मैं रियल में मोटा पैसा कमाना चाहता हूं? क्या रियल में मैं अथाह पैसा कमाना चाहता हूं? क्या मैं बहुत बड़ी शोहरत हासिल करना चाहता हूं? क्या मैं अपना नाम सारे बिजनेस मैगजीन्स, फॉर्ब्स, ऐसी जगहों पे देखना चाहता हूं? मुझे नहीं पता, ये क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना है और जवाब लिखना है कि मुझे अपने इंश्योरेंस के बिजनेस से क्या चाहिए। वेयर डू आई वांट टू बी 5 years फ्रॉम नाउ, आज से 5 साल बाद मैं कहां हूंगा, आज से 10 साल बाद मैं कहां हूंगा, आज से 20 साल बाद मैं कहां हूंगा? बोले सर क्या बात करते हो, 20 महीने बाद का नहीं पता है कि मैं इंश्योरेंस में होऊंगा भी नहीं होऊंगा। हर कोई सर टर्म इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड की बात करता है, मेरे को तो लग रहा है बेकार इंडस्ट्री में अपन आ गए। अभी तो मुझे लगता है सर आपके ये मैंने ना जो फीस दी है ना, ये भी गलत दे दी है, अपन इसका भी रिफंड मिल सकता है क्या कि ये पैसा ही बच जाए फिर सर आप बात करते हो 5 साल बाद कहां होंगे? क्वेश्चन का जवाब आपको अपने आप को देना है। आज से 5 साल बाद मैं कहां हूंगा, आज से 10 साल बाद मैं कहां हूंगा, आज से 15 साल बाद मैं कहां हूंगा, आज से 20 साल बाद मैं कहां हूंगा, आज से 10 साल पहले भी मैं लोगों को जो, मतलब पता नहीं ऊपर वाले की दया रही, कह लो कि मैं अभी मैं उसको तरीका हम्बली प्रेजेंट करने का यही होता है कि हम यही कहते हैं कि हम मतलब कहीं ना कहीं, और मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं मेरे साथियों की, मेरे वेल विशर्स की मेरे ऊपर इतनी दुआएं हैं, इंश्योरेंस एजेंट्स की, जिनकी जिंदगी में मैं कंट्रीब्यूट करता रहा, कि कहीं ना कहीं ये सारी चीजें एस्टेब्लिश हो गई। बट वो हुई क्या कि जो मैंने मुंह से डिक्लेयर किया वो अचीव हो गया, जो मैंने मुंह से डिक्लेयर किया, और मैं अभी भी आज आपको बता रहा हूं, देयर विल बी अ टाइम जब आप क्यारी फाउंडेशन, जो मेरा अल्टीमेट गोल है क्यारी फाउंडेशन की, क्यारी फाउंडेशन का सेंटर, आप इस देश का एक भी स्टेट ऐसा नहीं होगा जहां पे क्यारी फाउंडेशन का सेंटर नहीं, और पूरे सारे गरीब बच्चों को हम पढ़ा रहे होंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना 1 रुपया लिए, सारे टीचर्स की सैलरी जा रही होगी, सारी चीजें हो रही होंगी। आज ऑलरेडी सेंटर्स चल रहे हैं और फैलते चले जाएंगे। क्यारी फाउंडेशन इज अल्टीमेट गोल है, और क्यारी फाउंडेशन के बाद के नीचे है बीमा गुरुकुल, जिसमें हम इंश्योरेंस कम्युनिटी, क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड हो गए ना लोग, इंश्योरेंस सिर्फ इंश्योरेंस कम्युनिटी के लोगों की जिंदगी में कंट्रीब्यूट करें। उसके नीचे आता है कहीं पे सुमित श्रीवास्तव, तो सुमित श्रीवास्तव की जिंदगी बीमा गुरुकुल के थ्रू क्यारी फाउंडेशन की के जो गरीब बच्चे हैं उनकी जिंदगी में कंट्रीब्यूट करना, दैट इज आवर गोल। आज से 5 साल बाद हम कहां होंगे, 10 साल बाद हम कहां होंगे, 20 साल बाद हम कहां होंगे, हमें पता है। और आज से 5 साल पहले भी हम यही कहते थे कैसा होगा, और आज भी मैं आपको कह रहा हूं 26 हफ्ते ईमानदारी से सारी चीजों के नोट्स बना लिए, सुना नहीं सर, सुन लिया याद हो गया, नहीं, नोट्स बना लिए, और फिर 26 हफ्ते के बाद जब अप्लाई करने जाओगे ना, योर लाइफ विल बी अ चेंज लाइफ, कंप्लीटली चेंज लाइफ। मानो तो बढ़िया, नहीं मानो तो बढ़िया, पर जवाब अपने आप को जरूर देना कि 5 साल बाद कहां होगे। आस्क योरसेल्फ। ये हमने जब ऑर्गेनाइजेशन को समझा, ऑर्गेनाइज होने को समझा, अब हम
कन्वर्ट कर रहे हैं कि गुड ऑर्गेनाइजेशन वाला जो फेज है उसको बेस्ट बनाना है, तो पहले अपने आप से ये सवाल करने हैं, व्हाट आई एम विलिंग टू डू टू रीच माई गोल्स। मैं अपने इन गोल्स को अचीव करने के लिए क्या मेरा जुनून है, मैं किस हद तक जा सकता हूं, मैं क्या कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूं। गोल बना लिया कि सर मेरे को 5 साल बाद का मेरा गोल है, ज्यादा लंबा नहीं बना पाऊंगा, बट 5 साल बाद का मेरा क्लियर गोल है कि 5 साल बाद मुझे टीओटी तक पहुंचना है। सर मुझे 3 साल बाद सीओटी तक पहुंचना और इस साल मुझे एमडीआरटी करना ही करना है। मान लो इस तरीके से बना लिया कि सर इस साल तो एमडीआरटी करना ही करना है, इस तरीके से 5 साल में मैं टीओटी पे पहुंचाऊंगा। ओके फाइन, दैट इज फाइन। सर मैं इस साल का मेरा टारगेट है एमडीआरटी करके 3 बंदे मेरे नीचे होंगे, अगले 2 सालों में सीओटी करके मेरे नीचे 8 बंदे होंगे और टीओटी करके मेरे नीचे 20 बंदे होंगे मेरी कंपनी में। ठीक है फाइन, ये आपका विजन हो गया। बट ये जो भी कोई आप सपना ले रहे हो, वो सपना लेने के लिए क्या आज आप अपने उस गोल है ना वो आपका, उसके लिए आप क्या अपने आप को झोंकने को तैयार हो? क्या है आपकी विलिंगनेस? और अगर नहीं हुआ तो क्या? मैं कहता हूं कई बार कि स्टेक पे क्या रखा, ताक पे क्या रखा आपने? कुछ भी नहीं। हुआ तो हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ, किसको बोला है? और बोल भी दिया तो क्या बोल दिया, नहीं हुआ यार क्या हो गया? चलता है क्या? नहीं चलता। अगर रियल में अपने आप को रियल में कहीं पहुंचाना चाहते हो तो नहीं चलेगा, एक बार भी आपका विफल होना नहीं चलेगा। और फिर विलिंगनेस कैसे आती है? अपनी जिंदगी में जो सबसे ज्यादा जिस चीज को आप छोड़ना नहीं चाहते, जिस चीज से आपके पैसा हो सकता है, ज्यादातर लोगों का पैसा होता है कि सर पैसा हाथ से नहीं छूटता, तो पैसा डिक्लेयर करो कि नई एमडीआरटी किया तो मैं 2 लाख रुपए कहीं जाके डोनेट कर दूंगा, जिस मंदिर को, जिस जगह को, जिस चीज में आप मानते हो। अपने एरिया में जाके गरीबों को दे दूंगा, फुटपाथ पे बैठे हुए लोगों को दे दूंगा, जानवरों के लिए कुछ कर लूंगा। कुछ भी करो, वो 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे करके, क्योंकि आप बड़ा प्यार करते हो पैसों से, वो देने पड़ेंगे, वो करके वो विलिंगनेस अपने आप आ जाएगी। पर क्या मैंने कुछ ताक पे लगाया, कुछ मैंने स्टेक पे रखा, कोई चीज मैंने ऐसी मेरे से चली जाएगी क्या? मेरा लॉस क्या है अगर मैंने अचीव नहीं किया? कुछ भी नहीं। आदमी 20,000 की नौकरी करता है ना, उसे पता रहता है कि अगर मैंने यहां पे कुछ भी मस्ती की ना, 20,000 की मेरी नौकरी चली जाएगी। आपका क्या जाएगा? क्या लिखा आपने अपने गोल को अचीव करने के लिए? क्या मैंने बोला था एक बार, विशाल तो बहुत पूरे देश में फेमस है, इसी चीज के लिए मेरा नाम कई बार बोला जाता है। मैंने ढेरों लोगों के बीच में बोला था और अपनी उस चीज को स्टेक पे लगाया था जो जिस चीज से मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। क्या चीज? इज्जत। और मैंने बोला था मेरा नाम बड़ा प्यार करता हूं मैं, और मैंने बोला था ढेरों लोगों के बीच में कि दोस्तों पहले सुमित श्रीवास्तव ने 1 साल यानी 12 महीने में आपको 11 लाख रुपए कमा के दिखाए, फिर डबल एमडीआरटी की 6 महीने में आपको 11 लाख रुपए कमा के दिखाए, फिर मैंने सीयूटी की यानी मैंने आपको 4 महीने में 11 लाख रुपए कमा के दिखाए। अब सुमित श्रीवास्तव आपको 1 महीने में एमडीआरटी करके यानी 1 महीने में 11 लाख रुपए कमा के दिखाएगा। तो लोगों ने उस वक्त, मैं बात कर रहा हूं 12-13 की, ठीक है 13 शायद, पता नहीं 12 की, हाँ 12-13 की, तो लोगों ने खुद तालियां बजा दी। तालियां बजाने के बाद मैं वहां रुक सकता था, पर मैंने कहा नहीं, व्हाट एम आई विलिंग टू डू टू रीच माई गोल्स। मैं स्टेज पे क्या रख रहा हूं? तो मैंने बोला और अगर सुमित श्रीवास्तव ने इस 1 महीने में एमडीआरटी नहीं की तो आप में से कोई भी खड़ा होकर भरी मीटिंग में मुझे सुमित श्रीवास्तव नहीं कुत्ता कह के बुलाना। सॉरी, आई पार्डन माय वर्ड्स, बट मैंने बोला और लोगों ने जो तालियां बजाई, कई लोग तो इस खुशी में ताली बजा रहे थे कि यार ये तो मतलब बढ़िया मोटिवेट, यार बढ़िया बंदे ने जुबान से कोई बात बोली है, ऐसा दिलेर आदमी देखा जो ये बोल रहा है कि भरी मीटिंग में खड़े होकर अगर मैं नहीं कर सका तो मुझे सुमित श्रीवास्तव ने कुत्ता कह के बुलाना। और कुछ लोगों ने इसलिए बदनाई कि अब बेटा अब तू फंसा, बड़ी बातें करता था, अब तू फंसा, तूने अब बड़ी बात बोल दी, अब तू नहीं 1 महीने में नहीं कर पाएगा। पर अपन तो पागल आदमी है, और जो भागा क्यों? स्टेक पे क्या लगा था? वो चीज जो मेरे को सबसे प्यारी, मेरी इज्जत, और भागा, बाकी आप सब जानते हो हिस्ट्री है।
कैसे एमडीआरटी हुई, कैसे जस्ट बना, कैसे पूरे देश में डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे स्पीचेस, वहीं से कहीं ना कहीं मैंने लोगों की जिंदगी में कंट्रीब्यूट करना शुरू किया। रेस्ट इज हिस्ट्री। बट वो सारी चीज क्यों क्रिएट हुई? क्यों? क्योंकि मैंने अपनी सबसे इंपॉर्टेंट चीज को स्टेक पे रख दिया था कि मैं नहीं करता, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। आस्क योरसेल्फ कि आपने आपकी जिंदगी में उस गोल को अचीव करने के लिए स्टेक पे क्या लगाया, और अपने आप से पूछो कि क्या आप कल के लिए काम कर रहे हो, परसों के लिए काम कर रहे हो, या पूरी जिंदगी के लिए काम कर रहे हो? आपको जवाब मिलेगा। क्योंकि जो आदमी सिर्फ ये सोच रहा है कि मेरा अभी इस महीने, अगले महीने मेरे को कुछ पैसे आ जाएं, तो यानी कि वो कल के लिए काम कर रहा है। जो आदमी ये सोच रहा है कि मेरा अल्टीमेटली मैं जो आज काम कर रहा हूं पूरे साल में जाके मेरा एमडीआरटी हो जाए, तो यानी हो सकता है वो परसों के लिए काम कर रहा है। और जो ये सोच ही नहीं रहा, वो ये कह रहा है मैं 5 साल में एक एस्टेब्लिश्ड बिजनेसमैन बनूंगा, 5 साल में मैं यहां पहुंचूंगा, और उसके लिए ये मेरा बीच में मैं नहीं देखूंगा कि मेरा लॉस हो रहा है, फायदा हो रहा है, मैं ट्रेनिंग पे क्या लगा रहा हूं, मैं बुक्स क्या पढ़ रहा हूं, मैं नॉलेज के ऊपर कितना इन्वेस्ट कर रहा हूं, सबके ऊपर मैं नहीं देखूंगा। मैं एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट देखूंगा। जैसे स्टार्टअप्स होते हैं ना, शुरू में 3 साल लॉसेस में जाते हैं, फिर फायदा फायदा फायदा, तो वो सोचता है, तो यानी वो रेस्ट ऑफ लाइफ के बारे में सोच रहा है। आस्क योरसेल्फ, अपने आप से पूछो। और अब फिर उसके बाद जब आप अपने आप से पूछते हो तो ये चीजें, तो उसके बाद कुछ आसान क्वेश्चन पूछो जो आपको एक चैनलाइज करेंगे। एक बहुत बड़े लेवल पे हम बीइंग ऑर्गेनाइज की बात कर रहे थे, उसको हमने चैनलाइज करके थोड़ा छोटा किया। अब थोड़ा और, वो किरण होती थी ना, याद है वो क्या होता था, मैं नाम नहीं पता, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, वो जो एक पता नहीं, कई बार होता है जुबान तक आ रहा होता नहीं, जिससे हम एक स्पेसिफिक जो लाइट होती थी सूरज की, उसको एक जगह पे लेके आते, बचपन में करते थे ना वो, ठीक है, तो शीशे से वो बिल्कुल पॉइंट कर देते थे एक जगह पे, कई बार तो कागज भी जल जाता था। तो अभी अपन ने क्या करना कि हम उसे धीरे धीरे करते हुए एक जगह पे चैनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बड़ा था कि नहीं समझ आ रहा था, उसके बाद हमने उसे और छोटा किया, अब हम बिल्कुल छोटे पे आ रहे हैं कि भाई अब अगर आपने ये लिख लिया, ये समझ लिया, तो ऑर्गेनाइज होने की श्रेणी में अब अपने आप से ये सवाल करो कि व्हाट एम आई डूइंग फॉर दैट टुडे। आज मैं उसके लिए क्या कर रहा हूं, जो भी मैंने अपना टारगेट रखा है उसके लिए मैं आज क्या कर रहा हूं। व्हाट डू आई वांट माई इनकम टू बी, मेरी इनकम कितनी होगी। हाउ मेनी क्लाइंट्स डू आई वांट, उसके लिए मुझे कितने क्लाइंट बनाने पड़ेंगे। हाउ मेनी मस्ट आई हैव, यानी कि हो सकता है मैं ये टारगेट बनाऊं कि यार मुझे 1000 क्लाइंट बनाने हैं, बट उसमें भी कोई एक लिमिट होगी कि नहीं यार 500 तो होने ही होने हैं, साम दाम दंड भेद कुछ हो जाए, मैं दुनिया इधर की उधर हो जाए, बट वो 500 तो बनेंगे बनेंगे। इसे कहते हैं एक बड़ा टारगेट रखना, एक छोटा टारगेट भी लोग रख लेते हैं साथ में, कि एक मिडिल टारगेट भी रख लेते हैं कि यार ये नहीं अचीव हुआ तो ये तो बेयर मिनिमम है, इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। तो ये जो अपनी चीजों को स्ट्रीमलाइन करना, एक जगह पे लेके आना, वो आपको क्रिएट करना है विद द हेल्प ऑफ दीज क्वेश्चंस। और इन क्वेश्चंस के जवाब देने के बाद मैं आपको लेके चलता हूं उस तरफ जहां पे अब आपको ये समझने की जरूरत है कि सारी चीजें समझ में आ गई। समझ में आ गया वाई ऑर्गेनाइज, समझ में आ गया किस तरीके से वो 80,000 वाला पूरा स्कोप के हम क्या कर रहे थे और हमें क्या करने की जरूरत है, और हम उसके ऊपर काम करेंगे। जब काम करेंगे तो अपना गोल कैसे बनाएंगे, गोल बनाने के बाद में उसके ऊपर किस तरीके से काम करते हुए छोटे छोटे टारगेट में उसको वो डिवाइड करके, डिफाइन करके हम कैसे उसे एक स्पेसिफिक चीज पे लेके आएंगे कि आज मैं उसके लिए क्या कर रहा हूं। अब जब यहां तक समझ आ गया तो अब हमारे को समझने की जरूरत है कि रियल में ऑर्गेनाइज होने की जो कला है उस कला को कैसे सीखें। तो ऑर्गेनाइज होने की कला में किस चीज की जो अल्टीमेट सॉल्यूशन है उसमें कैसे पहुंचे, वहां मैं आपको लेके चलता हूं। तो 5 एरियाज हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जो कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन है ना, उनमें इन 5 एरिया पे आपने अगर काम कर लिया तो आप समझो आप ऑर्गेनाइज हो गए। और इन 5 तरीकों को मैं आज आपको सिखाने वाला हूं, समझाने वाला हूं। कैसे? पहला होता है मनी नीड्स, दूसरा होता है वर्क हैबिट्स, तीसरा होता है प्रोस्पेक्टिंग, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन है, चौथा रिकॉर्ड कीपिंग, पांचवा एनालाइजिंग, और छठा सेल्फ इंप्रूवमेंट, जिसके ऊपर जो अगर 5 चीजों को आपने समझ लिया तो सेल्फ इंप्रूवमेंट अपने आप क्रिएट हो जाएगी। तो आइए जानते हैं कि किस तरीके से ये 5 एरियाज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं। ऑर्गेनाइज योर मनी नीड्स। दोस्तों सबसे पहले याद होगा आपको फाइनेंशियल प्लानिंग में मैंने आपको बोला था, क्या बोला था, याद करो। उसमें एक
7 जब पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे उसमें से एक पॉइंट था कैश फ्लो मैनेजमेंट, जिसके बारे में थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया था, बट वो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया था। आज मैं आपको आपकी जिंदगी में जब ऑर्गेनाइज होने का तरीका बता रहा हूं, तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि कैसे आप अपनी मनी नीड्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और ये प्रैक्टिस अगर आपने की तो आपके घर में 10 लाख रुपए आएंगे, तब भी आपकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी। 20 लाख आएंगे तो भी बढ़ेगी, 5 लाख आएंगे तो भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि आपने अपनी मनी नीड्स को ऑर्गेनाइज कर लिया होगा। तो कैसे करते हैं, आइए बताते हैं। क्या रीजन है कि आज के टाइम में बहुत सारे लोग जाने अनजाने कर्जों में आ जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ये जो एरियाज में 5 बता रहा हूं ना, इसमें आपका LIC का बिजनेस भी बढ़ेगा, आपके फाइनेंशियल्स भी ठीक होंगे। एक एक चीज के ऊपर बात करेंगे। देखो मैंने आपको बताया ना, पैसों के ऊपर बात करेंगे, काम के ऊपर बात करेंगे, प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर बात करेंगे, रिकॉर्ड कीपिंग किसकी, लाइफ इंश्योरेंस की, एनालाइजिंग किसकी, लाइफ इंश्योरेंस की, इस सब के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो आपकी जिंदगी, एक इंश्योरेंस एजेंट की जिंदगी में जो एरियाज हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उन सब के ऊपर बात करेंगे। उनमें से पहला ले रहा हूं क्योंकि वो सबकी दुखती रग है। क्या? मनी मैनेजमेंट, मनी नीड्स को कैसे ऑर्गेनाइज करने का। दोस्तों, मनी नीड को ऑर्गेनाइज करने का एक सिंपल सा तरीका है। ज्यादातर लोग जाने अनजाने डेट्स मतलब कर्जे में आ जाते हैं। और इंश्योरेंस एजेंट्स में मैंने देखा है मेजोरिटी इंश्योरेंस एजेंट, मतलब मुझे ये बात कहते हुए इसलिए नहीं लगता क्योंकि अल्टीमेटली हम इसी के सुधार कार्यक्रम को चला रहे हैं, कि हम इसी में सुधार लेके आ रहे हैं, यही मिशन है हमारा। तो इसलिए वो जो एक कमी है, जो एक बीमारी है, उससे तो हमें बाहर निकलना पड़ेगा ना, उससे कहीं ना कहीं उसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो क्या होता है कि लाइफ इंश्योरेंस एजेंट की जिंदगी में कोई X इनकम है और Y एक्सपेंस है। जो नौकरी कर रहा है आदमी, उसकी जिंदगी में X जो इनकम है उसे पता है कितनी है, और Y उसी हिसाब से वो एक्सपेंस अपने डिवाइड कर लेता है कि यार मेरी 50,000 की सैलरी आती है, उसमें से मुझे ये खर्चा करना है। बट इंश्योरेंस एजेंट का तो पता नहीं है, 50,000 भी आ सकते हैं, 5 लाख भी आ सकते हैं, और 10,000 भी आ सकते हैं। अब खर्चे अपनी जगह पे रहते हैं। तो इस वजह से होता क्या है, क्योंकि ये इंश्योरेंस एजेंट मनी नीड्स को ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहा, वो फंस जाता है। तो भाई मनी नीड में आप कभी जिंदगी में ना फंसो, उसका रामबाण इलाज एक्सपेंस डायरी। कैसे बनाओगे वो भी बता देता हूं, डिटेल में चलते हैं अंदर। एक्सपेंस डायरी बनाओ अपनी। कैसे बनानी है? पर्सनल एक्सपेंस, अलग अलग तरह के एक्सपेंस बता रहा हूं। पहला क्या है? पर्सनल एक्सपेंस। और ये किस में आ रहे हैं? एक्सपेंस डायरी में। तो पहला पॉइंट बता रहा हूं एक्सपेंस डायरी, उसका पहला पॉइंट बता रहा हूं पर्सनल एक्सपेंस। सबसे पहले एक अपनी डायरी बनाओ। कोई भी डायरी कर सकते हो, जैसे कि अब देखो ये मैं एग्जांपल से बताता हूं। ये मेरी डायरी है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से मैं हर साल डायरी, मतलब कई बार अलग अलग, देखो देख रहे हो, इस तरीके से मैं हर साल की अलग अलग डायरीज लेता रहता हूं, बनाता रहता हूं, और उसी में सब लिखता हूं उसी में। तो इस तरीके की डायरी लिख सकते हो। कुछ लोग एक्सेल पे कंफर्टेबल होते हैं, तो एक्सेल पे बनाना शुरू करो, कोई वादे नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। एक्सेल पे कुछ लोग मोबाइल पे रिकॉर्ड रखना चाहते हो, मोबाइल पे रखो। मैं अभी भी थोड़ा सा इस पे लिखता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि लिखी हुई चीजें ना बड़ी स्ट्रांग रहती हैं, मुझे हमेशा से लगता है, इसीलिए आपको नोट्स बनाने को कहता हूं। तो क्या है पर्सनल एक्सपेंस? अब पर्सनल एक्सपेंसेस की पूरी डिटेल बनाओ। क्या क्या पर्सनल एक्सपेंस पे छोटी से छोटी चीज भी लिखो। किराया, अगर आप किराए के घर पे रहते हो तो किराया लिखो। किराए के घर पे नहीं रहते तो चलो ठीक है, रेंट वाला एक्सपेंस बच गया। फिर कौन से एक्सपेंस होते हैं? यूटिलिटीज के होते हैं। गैस है, आपका हीट है, आपका हीटर चलता है, लाइट जलती हैं, टेलीफोन होते हैं, मोबाइल बिल होते हैं आपके, हाँ, इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंसेस होते हैं, पानी का बिल आपका होता है। ये सारे एक्सपेंसेस, देखो पता क्या होता है, जब मैं लोगों को कहता हूं कि अपने एक्सपेंसेस लिखो, तो मैं आपकी जिंदगी के एक दूसरे पहलू के ऊपर भी काम कर रहा हूं। कौन सा पहलू? जो अल्टीमेट वही पहलू है जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, और वो है आपका परिवार। यस और नो? आपका परिवार। किसके लिए काम कर रहे हो? परिवार के लिए काम कर रहे हो, फैमिली के लिए, ग्रोथ के लिए। उसमें पैसा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जब पैसा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और बीइंग अ मेंटर, आपकी जिंदगी में अगर मुझे कंट्रीब्यूट करना है, तो मेरे लिए भी जरूरी है कि मैं आपकी उस जगह पे पहुंचूं जो जड़ है उन सारे कर्जों की, उन सारी पैसों की परेशानियों की, पैसे की किल्लत की, कि जिसमें आप फंसे हुए हो, उलझे हुए। जब आप ये लिखोगे तो आपको रियलिटी सामने आएगी। आप लिखोगे रेंट, आप लिखोगे मोबाइल बिल, आपको पता चलेगा जब आप लिखना शुरू करोगे, अरे यार ये तो मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया,
यार मोबाइल का तो बिल जाता है, यार ये तो मैंने वाईफाई भी लगवा रखा है, इसका भी बिल जाता है। अरे यार टाटा स्काई का रिचार्ज भी तो मैं करता हूं 500 रुपए का, वो टाटा स्काई का रिचार्ज कौन लिखेगा? लिखो लिखो। यार गैस का सिलेंडर 15 दिन में खत्म हो गया, 2 महीने में चलता तो 2 महीने में वो बढ़ता, मैं तो 2 महीने में एक मान के चल रहा था, वो तो पता चल रहा है 20 दिन में खत्म हो जा रहा। लिखो। एसी ज्यादा चलेगा गर्मी में, सर्दी में हीटर ज्यादा चलेगा, लिखो। इलेक्ट्रिसिटी के बिल पे इंपैक्ट आएगा, वाटर के बिल पे इंपैक्ट आएगा। एजुकेशन के एक्सपेंसेस हैं, और एजुकेशन का एक्सपेंस लोग काउंट कर लेते हैं कि मंथली एक्सपेंस, मंथली एक्सपेंस नहीं, एडमिशन के टाइम पे भी पैसा जाता है। वो एडमिशन के टाइम पे जो पैसा आ जाता है, क्या हमने उसे कंसिडर किया? क्वेश्चन मार्क। एजुकेशन के टाइम पे बीच में बच्चों के स्कूल्स में प्रोग्राम्स होते रहते हैं, उसके लिए खर्चा होता है। कभी हमने वो अचानक कभी आता है सामने आदमी कहीं से जोड़ तोड़ करके कर देता है, कहां से होता है वो जोड़ तोड़? फिर हम पुअर ऑर्गेनाइजेशन में चले जाते हैं, कहां से होता है वो जोड़ तोड़? फिर टोपियां घूमती हैं, समझते हो? रोटेशंस, इसको कहते हैं रोटेशंस। फिर वो रोटेशन की जिंदगी में जाते हैं लोग, कहीं से